स्टार्ट किया जाए। लास्ट लेक्चर पर हम लोग डार्क रिएक्शन स्टार्ट किए थे और ये डिस्कस किए थे कि डार्क रिएक्शन में क्या क्या होगा। तो मेन इवेंट ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बनना है। उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड किसी CO2 एक्सेप्टर से कंबाइन करता है और पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनता है। उसका नाम PGA था। बहुत दिनों तक यही कहानी चली। उसके बाद ये कहा गया कि नहीं, कुछ पौधे ऐसे भी हैं जिनमें पहला स्टेबल प्रोडक्ट PGA नहीं है, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड है। जिनमें 3 कार्बन का पहला प्रोडक्ट बनता है उनको C3 प्लांट, और जिनमें 4 कार्बन का पहला प्रोडक्ट बनता है उनको C4 प्लांट कहते हैं। C3 प्लांट वालों में मेनली C3 पाथवे है, C4 वालों में C4 पाथवे है। ये इंफॉर्मेशन हम लोग लास्ट लेक्चर पर डिस्कस कर लिए थे। आज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। C3 पाथवे अलग पढ़ेंगे, C4 पाथवे अलग पढ़ेंगे, और कुछ दोनों के कंपेयर के क्वेश्चन भी आपस में डिस्कस करेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फोटो रेस्पायरेशन, वो भी इसी C3 C4 से जुड़ा मसला है। तो मेन हेडिंग डालें, यहां से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे, लेकिन आप हेडिंग ये डालिए, केल्विन साइकिल। तो हेडिंग डालिए केल्विन साइकिल, या C3 साइकिल भी इसी को कहते हैं। तो हेडिंग डालें C3 साइकिल या केल्विन साइकिल। C3 साइकिल या केल्विन साइकिल से जुड़े पहले रटने वाले सवाल अभी सुन लीजिए, फिर लिख लीजिएगा। पहला सवाल है कि C3 साइकिल या केल्विन साइकिल को किसने एक्सप्लेन किया? तो एक्सप्लेन बाय, तो आंसर देंगे मेल्विन केल्विन और उनके साथियों ने। इनके कोवर्कर का नाम क्या है जो इनके साथ काम कर रहे थे? तो एक नाम ये भी याद रखिएगा, बेंसन। केल्विन ने बेंसन के साथ भी काम किया है, और बासम तो वहां दिया ही है, ये भी है। और इन्होंने क्या किया था, तो उसी इंट्रोडक्शन में लिखा है कि यूज किया था कार्बन 14 रेडियो आइसोटोप, और इसी का इस्तेमाल करके इन्होंने पूरा पाथवे एक्सप्लेन किया था। एक्सप्लेन कंप्लीट पाथवे। जब कंप्लीट पाथवे एक्सप्लेन किए थे तो सिर्फ रेडियो आइसोटोप तो यूज ही किए थे, लेकिन कहां यूज किए थे ये? तो एल्गल फोटो सिंथेसिस किस एल्गी में? तो एल्गी का नाम क्लोरेला। अगर ये ना मिले तो ये भी लगा सकते हो सिंडेस्मस। तो क्लोरेला अभी लिखो, नहीं सुन लो। क्लोरेला और सिंडेस्मस एल्गी पर इन्होंने उसकी फोटोसिंथेसिस की स्टडी की। कार्बन 14, और कार्बन 14 का यूज कहां किए थे? तो लेबलिंग किया था। किसका? CO2 का। तो CO2 में जो कार्बन है उसमें से कार्बन 14 ले लिया था और उसी का इस्तेमाल करके पूरा पाथवे समझाए थे। ठीक है, तो इन्होंने ही बताया था कि पहला फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट 3 कार्बन का है, उसका नाम क्या था?
फास्फो ग्लिसरिक एसिड। ये कहानी चल रही थी, बहुत दिनों तक यही चलता रहा। बाद में वैज्ञानिकों ने कहा नहीं, एक और भी स्थिति है जिसमें पहला स्टेबल प्रोडक्ट 3 कार्बन का नहीं बनता है, वो 4 कार्बन का बनता है, वो ऑक्सैलोएसिटिक एसिड है। उसकी कहानी अलग, वो अलग देखेंगे। एक और बहुत विशेष बात बताई कि जो C3 पाथवे है ये कॉमन पाथवे है। किसके लिए? फॉर ऑल फोटो सिंथेटिक प्लांट। जब यहां आल कह दिया है, इसका क्या मतलब है? चाहे वो C3 प्लांट हो और चाहे वो C4 प्लांट हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है कि वो C3 प्लांट है या C4 प्लांट है। फोटोसिंथेटिक प्लांट में मेन, कॉमन कहो या मेन भी कह सकते हैं, मेन पाथवे स्पेशली फॉर ग्लूकोज। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ग्लूकोज की सिंथेसिस के लिए C4 या C3 प्लांट का मेन पाथवे कौन सा है, तो तुरंत आंसर क्या देंगे? C3 ही देंगे। चाहे पौधा C3 हो चाहे पौधा C4 हो, ग्लूकोज बनेगा किससे? तो आंसर क्या देंगे? C3 पाथवे या केल्विन साइकिल से। इतना लिख लो पहले। पहला सवाल ये है कि जो C3 साइकिल है उसमें कितने स्टेप हैं? तो स्टेप दिख रहे हैं। पहला स्टेप है कार्बोक्सिलेशन, दूसरा स्टेप है रिडक्शन और तीसरा स्टेप है रीजनरेशन। तो अगर हम स्टेप की बात करें तो कुल कितने स्टेप हैं? तो पहला स्टेप अभी लिखे नहीं, कार्बोक्सिलेशन, दूसरा स्टेप रिडक्शन और तीसरा स्टेप रीजनरेशन है। लेकिन तीनों का मतलब क्या है पहले आप समझ लीजिए। तो कार्बोक्सिलेशन का मतलब अलग है, रिडक्शन का मतलब अलग है और रीजनरेशन का मतलब अलग है। कार्बोक्सिलेशन शब्द का जो शाब्दिक मतलब है कि यदि कोई मॉलिक्यूल है और उसमें CO2 जोड़ दिया जाए तो उसको कार्बोक्सिलेशन कहते हैं, और CO2 निकाल लिया जाए तो उसे डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं। तो यहाँ हो क्या रहा है, RUBP एक 5 कार्बन की कीटोज शुगर है। इस 5 कार्बन की कीटोज शुगर में 1 कार्बन वाला कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ दिया गया। तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ोगे वैसे हम कहेंगे कौन सी घटना हुई? कार्बोक्सिलेशन। वो भी किसकी? तो एक कार्बोक्सिलेशन हुआ है किसका? RUBP का। तो जब RUBP का कार्बोक्सिलेशन करेंगे, उसमें CO2 जोड़ेंगे, तो हमको एंजाइम भी चाहिए। तो एंजाइम चाहिए RUBP कार्बोक्सिलेज, या इसी को हम लोग कहते क्या है? रुबिस्को। तो पहले स्टेप में सिर्फ इतना हुआ है कि RUBP में CO2 जोड़ा गया है विद द हेल्प ऑफ RUBP कार्बोक्सिलेज या रुबिस्को एंजाइम। अब इसको RUBP कार्बोक्सिलेज कब कहते हैं, इसको रुबिस्को कब कहते हैं, इसमें भी अंतर है, अभी आगे आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन इन जनरल आप कह सकते हो कि कार्बोक्सिलेशन के लिए जो एंजाइम है वो रुबिस्को है, या असली में वो RUBP कार्बोक्सिलेज है। और जिससे बना क्या क्या? तो 3 कार्बन का एक मॉलिक्यूल बना जिसका नाम 3-फॉस्फोग्लिसराइड या इसी को 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कहते हैं। अब सवाल है, इसमें कार्बन है 3, इसमें कार्बन 5, इसमें एक मिला के कितने हो गए? 6। तो यहाँ जब जोड़ के 6 हो रहा है तो यहाँ 3 क्यों लिखा है? तो 3 इस नाते लिखा है कि इसके कितने मॉलिक्यूल हैं? 2 मॉलिक्यूल। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो कार्बोक्सिलेशन के गिनती के सवाल हैं। ये वो स्टेप है जिसमें CO2 का फिक्सेशन होता है या CO2 एसिमिलेशन होता है या CO2 यूज होती है। किसमें? कार्बोक्सिलेशन ऑफ RUBP में विद हेल्प ऑफ एंजाइम RUBP कार्बोक्सिलेज। बात खत्म। रिजल्ट क्या है? तो कहोगे 2 मॉलिक्यूल बनेंगे 3 कार्बन वाले जिसका नाम 3-फॉस्फो
ग्लिसराइड या 3-फास्फोग्लिसरिक एसिड कहते हैं। यहां तक बिल्कुल क्लियर। इसके बाद स्टेप आएगा रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब ये होता है कि यदि कोई एसिड है तो उसको रिड्यूस करके क्या बना दोगे, तो एसिड बेस बना दोगे, एल्डिहाइड बनाओगे या सीधे बेस बना दोगे, एसिड को रिड्यूस करके एल्डिहाइड बनाएंगे। तो जो 3-फास्फोग्लिसराइड या 3-फास्फोग्लिसरिक एसिड है इसको स्टेप्स में रिड्यूस करेंगे, और जब इसको रिड्यूस करोगे तो बनेगा ट्राइओज फास्फेट जो वास्तव में 3-फास्फोग्लिसरल्डिहाइड है। तो 3-फास्फोग्लिसरल्डिहाइड आने तक क्या होता है, इधर देखो, ये है 3-फास्फोग्लिसरिक एसिड, पहले एटीपी खर्चा करेंगे तो बनेगा 1,3-डाइफास्फोग्लिसरिक एसिड, फिर NADPH खर्चा करेंगे तो बनेगा 3-फास्फोग्लिसरल्डिहाइड, और फास्फेट इधर रिमूव हो जाएगा। तो यहां से यहां आना मतलब 3-फास्फोग्लिसरिक एसिड से 3-फास्फोग्लिसरल्डिहाइड तक आने के लिए हमको रिडक्शन करना पड़ेगा, और रिडक्शन करने के लिए हमको ATP चाहिए और NADPH। तो 3-फास्फोग्लिसरलिक एसिड को ट्राइओज फास्फेट में जब कन्वर्ट किया गया तो हमको ATP भी खर्चा करना पड़ा और NADPH भी खर्चा करना पड़ा। कितने, तो कहोगे 2 ATP खर्चा करने पड़े और 2 ही क्या खर्चा करने पड़े, NADPH खर्चा करने पड़े। ठीक है, खर्चा करने के बाद जो मिलेगा वो 3 कार्बन का मॉलिक्यूल जो कि ट्राइओज फास्फेट है, वो वास्तव में क्या है, वो 3-फास्फोग्लिसरल्डिहाइड है। इसी ट्राइओज फास्फेट से ही क्या बनेगा, ग्लूकोज, और इसी ट्राइओज फास्फेट से ही क्या बन जाएगा, RUBP। जब ट्राइओज फास्फेट से RUBP बनाएंगे तो फिर एक ATP खर्चा हो जाएगा, और इसी ट्राइओज फास्फेट से क्या बनेगा, ग्लूकोज। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारे पास जो 3 स्टेप हैं इसमें ग्लूकोज किस स्टेप से बनता है, कार्बोक्सिलेशन से कि रिडक्शन से कि रीजनरेशन से, तो आंसर देंगे ये रिडक्शन से बनता है। तो यही रियल स्टेप है जिसमें हमको ग्लूकोज मिलने वाला है। तो जब ग्लूकोज मिल ही गया है तो आगे साइकिल चलाने की क्या आवश्यकता है, तो अगर आगे साइकिल नहीं चलाओगे तो एक ना एक दिन RUBP खत्म हो जाएगा, और जब RUBP खत्म हो जाएगा तो साइकिल बंद हो जाएगी। तो यदि चाहते हो कि साइकिल कंटिन्यू चले तो अगर RUBP इधर यूज हो रहा है तो हमको RUBP रीजनरेट करना पड़ेगा, भले ही उसमें हमको क्या खर्चा करना पड़े, एक ATP खर्चा करना पड़े। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा कितने स्टेप, तो कहोगे 3 स्टेप। पहला कौन सा, कार्बोक्सिलेशन। घटनाएं क्या क्या हुई, CO2 फिक्सेशन हुआ, CO2 कंबाइन हुआ RUBP से, RUBP का कार्बोक्सिलेशन हुआ, एंजाइम रुबिस्को लगा और 2 मॉलिक्यूल PGA बने, खत्म। रिडक्शन में क्या हुआ, तो जो 2 मॉलिक्यूल PGA के हैं या फास्फोग्लिसराइड के हैं उनको हमको ट्राइओज फास्फेट में कन्वर्ट करना है। ये रिडक्शन स्टेप है, इसमें 2 ATP खर्चा होंगे, 2 ही NADPH भी खर्चा होंगे, और इसी का रिजल्ट हमको क्या मिल जाएगा, ग्लूकोज मिल जाएगा। लेकिन ट्राइओज फास्फेट से ही हमको रीजनरेशन करना है किसका, RUBP का, हमको फिर से एक ATP खर्चा करना पड़ेगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि यदि एक CO2 C3 पाथवे में इंटर करती है तो कुल कितने ATP खर्चा हो जाएंगे, तो भाई 2 यहाँ खर्चा हो गए और 1 यहाँ, और कितने NADPH खर्चा हो जाएंगे। तो अगर एक CO2 इंटर कर गई तो कुल कितना खर्चा आएगा, तो कहोगे 3 ATP का और 2 NADPH का। ठीक है, लेकिन अगर उसी एक CO2 का सिर्फ रिडक्शन स्टेप में पूछे तो रिडक्शन स्टेप में केवल 2 ATP और 2 NADPH। एक आखिरी सवाल यह है कि भाई RUBP में है 5 कार्बन, इसको मिला के 6 कार्बन, यहाँ 2 मॉलिक्यूल बने कितने, तो 6 कार्बन अभी भी हैं, यहाँ भी 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है, इसके भी 2 मॉलिक्यूल होंगे, तो यहाँ भी अभी कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, और 6 कार्बन से क्या बन गया, ग्लूकोज, जिसमें क्या है 6 कार्बन। तो कार्बन का हिसाब तो बेटा यहाँ तक पूरा दिख रहा है। और एक समस्या ये आ रही है कि जब 6 के 6 कार्बन ग्लूकोज बनाने में चले गए तो फिर ये RUBP कैसे बन गया। फिर से सुनते हैं, यहाँ 5 कार्बन, यहाँ 1 कार्बन, यहाँ टोटल कितने कार्बन, 6 कार्बन है, तो यहाँ भी टोटल कितने कार्बन, 6 कार्बन है, और ग्लूकोज में 6 कार्बन। तो अगर 6 के 6 कार्बन ग्लूकोज बनाने में खर्चा हो गए हैं तो ये RUBP का रिजनरेशन कैसे हो गया। तो आप ये सोचो कि क्या एक CO2 से ग्लूकोज बन जाएगा,
नहीं, कितने CO2 चाहिए? 6। तो अगर CO2 6 लोगे तो साइकिल ये 6 बार चलाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन है एक ग्लूकोज बनाने के लिए कितने CO2 चाहिए? 6। तो कितनी केल्विन साइकिल चाहिए? 6। तो अगर केल्विन साइकिल 6 लगेंगे तो टोटल खर्चा कितना लगेगा? भाई एक में 3 ATP लग रही हैं तो 6 में 18, एक में 2 NADPH लग रहे हैं तो 6 में 12। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा कि एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनाने में कुल कितना खर्चा आएगा तो कहोगे 6 CO2 चाहिए, 6 ही केल्विन साइकिल चाहिए, 18 ATP चाहिए और 12 NADPH चाहिए। और देखो भाई अगर ये 6 मॉलिक्यूल लोगे तो ये भी 6 मॉलिक्यूल लोगे तो यहाँ कुल कितने हो जाएंगे? 12। यहाँ भी कुल कितने हो जाएंगे? 12। कार्बन कितने होंगे? एक मॉलिक्यूल में 3 कार्बन हैं तो 12 मॉलिक्यूल में कितने कार्बन होंगे? 36 कार्बन होंगे। 36 कार्बन में से 6 कार्बन चले जाएंगे क्या बनाने में? बचे कितने? 30। वही 30 कार्बन यूज करके क्या बना लेंगे? RuBP बना लेंगे। नहीं समझ आई बात? इसके लेंगे 6 मॉलिक्यूल, इसके लेंगे 6 मॉलिक्यूल तो इसके बनेंगे 12, तो इसके बनेंगे 12। एक में कितने हैं? 3, तो 12 में कितने? 36। इसका मतलब यहाँ कितने कार्बन हैं? 36 कार्बन है। और 36 कार्बन में से 6 कार्बन क्या बनाने में खर्चा हो गया तो बचे कितने? 30। अब आपके पास 30 कार्बन है और आपको RuBP बनाना है तो कितने बनेंगे? भाई एक में 5 कार्बन लग रहे हैं तो 6 RuBP रीजनरेट हो जाएंगे। अब हिसाब बिल्कुल क्लियर। 30 कार्बन बचे थे, उसी 30 कार्बन से क्या बन जाएगा? तो 6 कार्बन उधर चले गए, बचे कितने? 30। वो उससे क्या बन गया? RuBP। और RuBP के कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? 6 मॉलिक्यूल बनेंगे। अब साइकिल क्लियर हो गई। तो जो कंक्लूसिव बातें हमको याद रखनी है वो सुन लेते हैं, फिर सारी लिख लेते हैं। पहला सवाल है कि 3 स्टेप होते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहला है कार्बोक्सिलेशन, इसमें 4 घटनाएं हैं। CO2 आएगी, CO2 फिक्स होगी, CO2 कंबाइन होगी, कार्बोक्सिलेशन होगा, RuBP का। 2 मॉलिक्यूल किसके बनेंगे? PGA के। बात खत्म। फिर जो 2 मॉलिक्यूल PGA या फास्फोग्लिसराइड के बने हैं उसका रिडक्शन करेंगे। जब रिडक्शन करेंगे तो रिडक्शन स्टेप में 2 ATP लग जाएंगे, 2 NADPH लग जाएंगे और मिलेगा ट्राइओज फास्फेट, उसी से ग्लूकोज मिल जाएगा। लेकिन हमको रीजनरेशन भी करना है तो रीजनरेशन में 1 ATP और खर्चा करेंगे, RuBP को रीजनरेट कर लेंगे। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। फिर सवाल आता है कि यहाँ से यहाँ तक 2-2 ATP लगेंगे या 2 NADPH क्यों लग रहे हैं? तो वह यहाँ समझ में आएगा क्या? भाई एक मॉलिक्यूल PGA को पहले किस में कन्वर्ट करेंगे? एक मॉलिक्यूल 1,3 डाइफास्फोग्लिसरिक एसिड और उसको फिर 3 फास्फोग्लिसरल डिहाइड में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 ATP लगा, 1 NADPH लगा, मॉलिक्यूल कितने होंगे? 2। तो फिर जब यहाँ से आओ तो क्या लग जाएगा? 2 ATP और 2 NADPH लग जाएंगे। ये जो PgAl बना है यही क्या है? ट्राइओज फास्फेट। इसी से हमको क्या होगा? RuBP को रीजनरेट, और इसी से हमको क्या बनाना होगा? ग्लूकोज बनाना होगा। फिर एक सवाल है, एक CO2 मॉलिक्यूल अगर C3 साइकिल में इंटर करती है तो कुल कितने ATP कितने NADPH? तो कहोगे 3 ATP और 2। लेकिन अगर रिडक्शन में पूछेगा तो 2 ATP और 2 NADPH। अगर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाना है तो कितने केल्विन साइकिल? तो 6 केल्विन साइकिल। तो कितनी CO2? 6 CO2। तो कितने ATP? 18 ATP। और कितने NADPH? 12। लिखो। कुछ बढ़ाया? ये बढ़ाया, बढ़ा लो। लिखें? फुल फॉर्म इनके लिखने हैं, कोई डाउट होगा नहीं। ये 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड है, 1,3 डाइफास्फोग्लिसरिक एसिड है और 3 फास्फोग्लिसरल डिहाइड है। ये सब मॉलिक्यूल अभी फिर आगे रेस्पिरेशन में मिलेंगे। तो अब लिख लेंगे। पहला स्टेप कार्बोक्साइलेशन
इसमें क्वेश्चन लिख डालिए। CO2 फिक्सेशन होगा इसी में, हमारे साथ ही लिखते चले। CO2 कंबाइन विद RuBp, जो कि है क्या, 5 कार्बन का, इसी को कहेंगे कार्बोक्साइलेशन ऑफ RuBp। किसकी मदद से, विद हेल्प ऑफ एंजाइम, और एंजाइम का नाम है RuBp कार्बोक्सिलेज। ये जो RuBp कार्बोक्सिलेज है, इसका एक नाम रुबिस्को भी है। अब रुबिस्को क्यों है, इसमें जो C है और ये O है, ये अलग है। C का मतलब है कार्बोक्सिलेज और O का मतलब है ऑक्सीजनेज। तो ये कभी O2 से बाइंड करता है, कभी CO2 से बाइंड करता है। जब ये CO2 से बाइंड करेगा तो इसके नाम में क्या लगाओगे, कार्बोक्सिलेज, और जब ये O2 से बाइंड करेगा तो इसी के नाम में क्या लगा दोगे, ऑक्सीजनेज। तो पूरा नाम क्या पड़ा, रुबिस्को पड़ गया। रिजल्ट क्या होगा, फॉर्मेशन होगा किसका, 2 मॉलिक्यूल, किसके, 3 कार्बन कंटेनिंग, कौन सा, उसका नाम है 3 फास्फो ग्लिसरिक एसिड। ये जो 3 है उसके नाम में है। दूसरा जो स्टेप आएगा, दूसरा जो स्टेप है वो है रिडक्शन। इसमें क्या होगा, फास्फोग्लिसराइड रिड्यूस इनटू किसमें, ट्राइओज फास्फेट। इसी में क्या होगा, रिडक्शन स्टेप में ही होगा। प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज, इसी में यूज होंगे क्या, ATP और क्या, NADPH, ईच CO2। रिडक्शन जब करेंगे तो कितने ATP, तो 2 ATP और 2 ही NADPH। क्वेश्चन में अगर ये शब्द लिखा मिलेगा तभी आप ये आंसर दीजिएगा। अगर रिडक्शन शब्द ना मिले तो तुरंत आंसर 3 कर दीजिएगा। आगे बढ़ें। अगला स्टेप है रीजनरेशन। शब्द लिख लिया है, रीजनरेशन। हमारे साथी लिखते चले, क्या करेंगे,
रीजनरेशन करेंगे किसका, आरयूबीपी मॉलिक्यूल का। क्यों करेंगे, टू कंटिन्यू साइकिल। अगर चाहते हो कि साइकिल लगातार चले तो रीजनरेशन करना पड़ेगा। कहां से करेंगे, फ्रॉम ट्राइओज फास्फेट। क्या खर्चा करेंगे, तो कंज्यूम करेंगे 1 एटीपी। अब स्पेशल बातें, फॉर 1 CO2 इंटर इन C3 पाथवे। अगर एक CO2 C3 पाथवे में इंटर करता है तो कुल खर्चा कितना है, तो कहोगे 3 ATP का और 2 NADPH का। ठीक है, फिर सवाल है, फॉर 1 ग्लूकोज फॉर्मेशन क्या चाहिए, तो कहोगे 6 केल्विन साइकिल चाहिए। और अगर 6 केल्विन साइकिल चाहिए तो फिर 6 ही क्या चाहिए, CO2 चाहिए। तो कितने ATP, 18 ATP चाहिए और 12 NADPH चाहिए। तो कह रहे जो 18 ATP खर्चा हो रही लाओगे कहां से, भाई जब यहां 12 है तो यहां भी 12 होना चाहिए था, 6 का अंतर है। तो ये जो 18 ATP खर्चा करने जा रहे हो ये हमको मिलती कहां से है, ये बता दो बस। तो ATP मिली थी फास्फोराइलेशन, जो कि 2 टाइप का था, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। इसमें से जो 12 हैं, 12 ATP हैं, वो मिली हैं नॉन साइक्लिक से, और जो 6 ATP हैं वो किससे मिली हैं, साइक्लिक से। एनसीईआरटी में एक टेबल बनी है इन और आउट वाली, जैसे इन करेंगे 6 के 6 CO2 तो आउट मिलेगा क्या, 1 ग्लूकोज। इन करेंगे 18 ATP तो आउट क्या होगा, 18 ADP। इन करेंगे 12 NADPH तो आउट क्या होगा, 18 NADP प्लस। अच्छा ज्यादा हो गए, हाँ उधर से 12 इधर 18 कैसे हो गए भाई, 12 ही रहेंगे। एनसीईआरटी ओपन करें और हाईलाइट कर लें कुछ पॉइंट्स। हेडिंग तो यहां से पढ़ना शुरू किया, लेकिन हम लोग एनसीईआरटी इस जगह से अंडरलाइन कर लेंगे, यहां तक कर लिया था। करा जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन कौन है, ATP, NADPH और क्या, ऑक्सीजन। इसमें से जो ऑक्सीजन है वो तो डिफ्यूज आउट हो जाएगी, जबकि जो ATP और NADPH हैं वो इस्तेमाल होंगे कहाँ, इन द प्रोसेस लीडिंग टू द सिंथेसिस ऑफ फूड, या हम शुगर कह सकते हैं। इसको कहेंगे क्या, बायोसिंथेटिक फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये पहले से ही पता, दिस प्रोसेस या मतलब डार्क रिएक्शन लिखा है नॉट डायरेक्टली डिपेंड ऑन प्रेजेंस ऑफ लाइट, लेकिन डिपेंड है किस पर, प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। ये सब पुरानी बातें वही रिपीट हो रही हैं, ATP और NADPH। डार्क रिएक्शन में क्या क्या यूज होगा, ATP यूज होगा, NADPH यूज होगा, CO2 यूज होगा और वाटर।
वंडर हाउ दिस कुड बी वेरीफाइड, तो सिंपली कह रहा जैसे ही लाइट खत्म हो जाएगी, आफ्टर लाइट बिकम अनअवेलेबल, तो बायोसिंथेटिक प्रोसेस थोड़ी देर तो चलेगी, क्यों, कुछ एटीपी एनएडीपीएच होंगे, जब तक वो होंगे तब तक चलेगी, फिर एक दिन एटीपी एनएडीपीएच खत्म हो जाएंगे और डार्क रिएक्शन बंद हो जाएगी, दोबारा लाइट दे दीजिए, फिर से एटीपी बनने लगेंगे, फिर से डार्क रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी, फॉर सम टाइम देन स्टॉप। अगर लाइट को हम दोबारा दे देंगे तो फिर से सिंथेसिस क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। कैन वी हेंस से कोई मतलब नहीं है। लेट अस सी हाउ एटीपी एंड एनएडीपीएच यूज इन बायोसिंथेटिक फेज। अगर आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि CO2 कंबाइंड करेगा, CO2 कंबाइंड करेगा किससे, वाटर, और बनाएगा ग्लूकोज, या इसको हम शुगर भी कहेंगे। इट वाज ऑफ इंटरेस्ट साइंटिस्ट टू फाइंड आउट हाउ दिस रिएक्शन प्रोसीड, रादर व्हाट इज द फर्स्ट प्रोडक्ट फाउंड, पहला प्रोडक्ट कौन सा होगा जब CO2 रिएक्शन में आएगी, या CO2 क्या होगी, फिक्स्ड होगी। अब यहां से नई कहानी शुरू हो गई है, कह रहा जस्ट आफ्टर वर्ल्ड वार 2, जब दुनिया डरी हुई थी किससे, रेडियो एक्टिविटी से, तो बहुत सारे प्रयास किए गए कि रेडियो आइसोटोप का क्या हो सकता है, बेनिफिशियल यूज भी हो सकता है। काम किसने किया, मेल्विन केल्विन ने किया, और इन्होंने बताया क्या, तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप कौन सा यूज किए थे, कार्बन 14, कहाँ यूज किए थे, एल्गी की फोटोसिंथेसिस में, और इन्होंने ही डिस्कवरी किया था क्या, पहला CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट कौन सा था, 3 कार्बन का ऑर्गेनिक एसिड था। ही आल्सो कंट्रीब्यूट टू वर्किंग आउट, इन्होंने पूरी तरीके से कंप्लीट पाथवे भी लोगों को समझाया, और उस पाथवे का नाम क्या रखा गया, केल्विन साइकिल, उनके काम के नाते आफ्टर हिम। पहला प्रोडक्ट जो आइडेंटिफाई किया गया था वो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड था, 60 में उसको क्या कहते हैं, PGA कहते हैं। कह रहा हाउ मेनी कार्बन होंगे, तो कार्बन तो पहले से ही पता है, कितने कार्बन, 3 कार्बन, लास्ट लेक्चर में सुनाए थे, बस केवल यहाँ हाईलाइट कर रहे हैं, कुछ आज भी बताए हैं। साइंटिस्ट हमेशा प्रयास करते रहे कि क्या सभी प्लांट में PGA बनता है एज ए फर्स्ट प्रोडक्ट, या कोई और प्रोडक्ट बनता है। एक्सपेरिमेंट चलते रहे, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते रहे, तब बाद में पता चला कि हाँ ऐसा है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्सेशन एक ऑर्गेनिक एसिड तो है, लेकिन इसमें कार्बन कितने हैं, 4, उसका नाम क्या है, ऑक्जेलोएस्टिक एसिड। तो यहीं से फिर कहानी शुरू हो गई, कहा कि जो CO2 एसिमिलेशन है किस में, फोटोसिंथेसिस में, वो कितने टाइप का है, वो 2 टाइप का है। पहला टाइप ऐसे पौधे जिसमें पहला प्रोडक्ट क्या हो, C3 एसिड हो, जैसे PGA हो, उसका नाम क्या रखोगे, और ऐसे पौधे जिनमें पहला प्रोडक्ट क्या हो, C4 हो, जैसे ऑक्जेलोएस्टिक एसिड, तो क्या रखना पड़ेगा, C4। दीज टू ग्रुप ऑफ प्लांट सोज अदर, बहुत सारे कैरेक्टर हैं, बाद में देखेंगे। प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर बताओ कौन सा, इट वाज आस्क्ड बाय द साइंटिस्ट वर स्ट्रगलिंग टू अंडरस्टैंड द डार्क रिएक्शन हाउ मेनी कार्बन आइटम इन ए मॉलिक्यूल विच आफ्टर एक्सेप्टिंग क्या बनाता था, PGA। कह रहे हैं कि वो मॉलिक्यूल जिससे CO2 जुड़ के PGA बनता है, उस मॉलिक्यूल में कितने कार्बन होंगे, ये ढूंढना बड़ा मुश्किल था। तो स्टडी वेरी अनएक्सपेक्टेडली शोज दैट एक्सेप्टर मॉलिक्यूल में कितने कार्बन थे, ये 5 कार्बन का कौन सा शुगर था, कीटोस शुगर था, उसका पूरा नाम रिबुलोज बिसफॉस्फेट, या शॉर्ट फॉर्म में RUBP कहते हैं। डिड यू थिंक ऑफ दिस पॉसिबिलिटी, क्या कोई और पॉसिबिलिटी है, कह रहा परेशान ना हो, साइंटिस्ट ने बताया है कि बहुत लंबे समय तक एक्सपेरिमेंट करते रहे, बाद में इस पर पहुंचे कि लोग मान क्या रहे थे, ये मान रहे थे कि फर्स्ट प्रोडक्ट में कितने हैं, 3 एसिड हैं, तो प्राइमरी एक्सेप्टर में कितने होने चाहिए। भाई ये तो किसी से भी आप पूछोगे, भाई प्रोडक्ट में 3 है, CO2 में 1 है, तो एक्सेप्टर में कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। लेकिन बहुत ज्यादा समय खर्चा करने के बाद पता चला कि 2 नहीं है, वास्तव में कितने हैं, 5। इतनी सारी कहानी लिखने से अच्छा है तो हमने आपको जो बताया है वो याद रखिएगा, 3-3 लाइनें, कि C3 पौधे में 3 क्वेश्चन,
एक्सेप्टर कौन है, कार्बन कितने हैं, प्रोडक्ट कौन है, कार्बन कितने हैं, और एंजाइम कौन है। और C4 में भी वही 3 क्वेश्चन, एक्सेप्टर कौन है, कार्बन कितने, प्रोडक्ट कौन है, कार्बन कितने, और एंजाइम कौन सा। यहां से आज हम लोगों ने फिर पढ़ा है। केल्विन और उनके जो साथी काम कर रहे थे उन्होंने ही पूरा पाथवे बताया और कहा यह साइक्लिक मैनर में चलता है क्योंकि इसमें RUBP क्या हो जाती है, रीजनरेट। कह रहा कैसे होता, लाओ देखते हैं। तो देखा जाए, अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली दैट, यहां से बेटा हाईलाइट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। केल्विन पाथवे अकर इन, क्या लिखा है, ऑल फोटोसिंथेटिक प्लांट। इससे मतलब ही नहीं है कि वो पौधा कौन सा है, C3, या पौधा कौन सा है, C4। फॉर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आसानी के लिए इसको 3 पार्ट में बांट दिया गया। पहला पार्ट कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन का मतलब ही क्या है, फिक्सेशन ऑफ CO2, और बनाना क्या है, स्टेबल ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट, नाम PGA है। कार्बोक्सिलेशन बहुत क्रूशियल स्टेप है केल्विन साइकिल का, जिसमें CO2 का इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, कार्बोक्सिलेशन ऑफ RUBP। दिस रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय एंजाइम कौन सा, RUBP कार्बोक्सिलेज, और फाइनली बनेंगे 2 मॉलिक्यूल किसके, PGA। कह रहा जो ये एंजाइम है इसकी एक और आदत है, क्या, ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी में भी ये इन्वॉल्व है। इसी नाते इसका पूरा नाम क्या पड़ेगा, इसका पूरा नाम RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, या शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हो, रुबिस्को। तो यहां बताओ ये पूरा एंजाइम यूज हुआ है कि सिर्फ इतना यूज हुआ है, RUBP कार्बोक्सिलेज तो यूज हुआ है, क्या नहीं यूज हुआ है, ऑक्सीजनेज अभी यूज नहीं हुआ है, आगे यूज होगा देखेंगे। ये साइकिल है, एटमॉस्फेयर से CO2 आई, वाटर से जुड़ी, इधर रिबुलोज, ये RUBP है। ये RUBP है। कार्बोक्सिलेशन पहला स्टेप हुआ, 3-फास्फोग्लिसरेट या 3 PGA बन गया। उसके बाद क्या किया, ATP भी खर्चा किए, NADPH भी खर्चा किए, तो क्या बन गया, ट्राइओज फास्फेट, और इसी से क्या बन गया, ग्लूकोज, बाद में शुगर, सुक्रोज, स्टार्च, कुछ भी बना उससे कोई मतलब नहीं है। और इसी ट्राइओज फास्फेट से क्या हो गया, रीजनरेशन। यहां से यहां तक साइकिल 2 बार आएगी, 2 बार आएगी तो 2 ATP 2 NADH, यहां केवल 1 लगेगा। रिडक्शन क्या है, लिखा है सीरीज ऑफ रिएक्शन, जबकि एनसीईआरटी में डायग्राम देखो, तो डायग्राम देखें तो रिडक्शन सिंगल स्टेप में कराए हैं, रिडक्शन सिंगल स्टेप में लिखा है। और यहां क्या लिखा है, यहां लिखा है सीरीज, क्यों, क्योंकि ये सिंगल स्टेप में होता ही नहीं है, यहां 2 स्टेप है। पहला 3-फास्फोग्लिसरिक एसिड को 1,3-डाईफास्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसी को 3-फास्फोग्लिसरल डिहाइड में कन्वर्ट करेंगे। 2 स्टेप तो मिनिमम होने हैं। सीरीज ऑफ रिएक्शन, जिससे बनेगा क्या, तो इसी से फाइनली क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। इसमें इन्वॉल्व करेंगे क्या, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP, किसके लिए, अब ये कौन सी चीज लिख दिया है, इधर देखो, यहां था 3 PGA, बना क्या, 1,3-डाई PGA। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि एक फास्फेट इसमें जुड़ा है, यही तो हुआ। ये फास्फेट आया कहां से, ये ATP को जब किसमें कन्वर्ट किए, ADP में, तो जब ATP को ADP में कन्वर्ट करके फास्फेट निकालोगे तो फास्फेट किसी में जोड़ोगे, और अगर फास्फेट किसी में जोड़ते हो तो उसको कहते क्या है, फास्फोराइलेशन। बगल में लिख लीजिए, एनसीईआरटी भी बगल में लिख लीजिए। तो रिडक्शन स्टेप में फास्फोराइलेशन हुआ है, किसका है, किसका फास्फोराइलेशन हुआ है, तो फास्फोराइलेशन हुआ है PGA का। तो लिखा है 2 मॉलिक्यूल ATP खर्चा करोगे किसमें, फास्फोराइलेशन, फिर 2 ही मॉलिक्यूल खर्चा करोगे क्या, NADPH, अब किसमें, रिडक्शन।
पर CO2, पर CO2 लिखा है मतलब एक CO2 की बात हो रही है, और अगर 2 CO2 लेंगे या 6 CO2 लेंगे तो संख्या बदल जाएगी। फिक्सेशन कितने का करना पड़ेगा? 6 CO2 का, और चलानी पड़ेगी क्या? 6 साइकिल, तभी बनेगा क्या? 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। तो ये शब्द बहुत बढ़िया है, एग्जाम में आ सकता है। रिडक्शन में क्या होता है? बच्चे को रटा है कि ग्लूकोज बनता है, एग्जामिनर को पता है, नहीं पूछेगा और क्या होता है, तो कहोगे फास्फोराइलेशन होता है। किसका होता है ये नहीं लिखा है, किसका होता है? पीजीए का होता है। और फिर इसी में क्या होता है? रिडक्शन। तो रिडक्शन में रियल रिडक्शन यही है जो कौन कराएगा? NADPH करवाएगा। भाई रिडक्शन का मतलब ये होता है किसी में हाइड्रोजन जोड़ना, तो NADPH है, इससे क्या बनाओगे? NADP प्लस बनाओगे तो क्या निकलेगा? H प्लस नहीं निकलेगा, और H प्लस जैसे किसी में जोड़ोगे वैसे क्या हो जाएगा? रिडक्शन हो जाएगा। तो रियल में रिडक्शन कौन करा रहा है? NADPH करवा रहा है। लिख ले बेटा ये रीजनरेशन। रीजनरेशन करना है किसका? CO2 एक्सेप्टर कौन है? RUBP। क्यों कराना है? क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि कंटिन्यू होता रहे काम, रीजनरेशन में फिर से क्या लग गया? एक ATP लग गया। तो फाइनली अब ये शब्द अगर आपको एग्जाम में मिल जाए, ये इंटरिंग केल्विन साइकिल, एवरी CO2 मॉलिक्यूल अगर यहां इंटर करेगा तो क्या खर्चा होगा? 3 क्या ATP, 2 क्या NADPH। अब यहां डिफरेंस दिख रहा है, डिफरेंस क्या है? जो डिफरेंस दिख रहा है ATP और NADPH के नंबर में, उसको कैसे पूरा करोगे? तो उसको पूरा करेंगे यहां से, साइक्लिक फोटो। अभी पीछे समझा के आए ना कि 6 का अंतर दिख रहा था ना टोटल, तो 12 कहां बने होंगे? नॉन साइक्लिक। 6 कहां से बने? साइक्लिक। वो बात यहां एक्सप्लेन की है। अगर एक मॉलिक्यूल क्या बनाना है? ग्लूकोज, तो कितनी साइकिल चलाओगे? 6 साइकिल चलाओगे। तो क्या कितने ATP और NADPH खर्चा करोगे? तो 18 ATP और 12 NADPH। ये इन दिया है, आउट दिया है। 6 लिया CO2, 1 मिला ग्लूकोज। 18 लिया ATP, 18 ADP, 12 NADPH, 12 NADP। हेडिंग डाले C4 पाथवे। हेडिंग डालिए C4 पाथवे। या इसी का दूसरा नाम हैच एंड स्लैक साइकिल। हैच एंड स्लैक साइकिल देख लो, फिर लिखिएगा। इधर देखिए, एक पौधा होता है C3 प्लांट, क्या पहचान है? तो C3 प्लांट की इतनी पहचान है कि इसमें पहला स्टेबल प्रोडक्ट क्या बनेगा? फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा C3 एसिड, और उसका नाम पीजीए होगा। और ऐसा काम जो करेंगे उसको कहेंगे C3 साइकिल। फिर दूसरा आ जाते हैं, होते हैं C4 प्लांट जिनका फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है क्या? C4 एसिड, नाम क्या है? ऑक्जेलोएस्टिक एसिड, और इसे कहेंगे C4 साइकिल। तो किसी का नाम C4 साइकिल है, किसी का नाम C3 साइकिल है, किस आधार पर है? तो सिर्फ इस आधार पर है कि पहला प्रोडक्ट कौन सा है, C3 एसिड है कि C4 एसिड है। अब कमाल की बात सुने, अगर कोई पौधा C3 प्लांट है, उसको भी ग्लूकोज बनाना है
और C4 प्लांट है उसको भी ग्लूकोज बनाना है, तो इसी जो C3 साइकिल चलेगी इससे ग्लूकोज बनेगा। लेकिन यहां C4 साइकिल से सीधे ग्लूकोज नहीं बनेगा, इस C4 साइकिल से सीधे ग्लूकोज नहीं बनेगा। ये जो C4 प्लांट है इसको भी चलाना पड़ेगा। C3 साइकिल काहे के लिए? फॉर ग्लूकोज सिंथेसिस। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि C3 प्लांट में कौन सी साइकिल चलती है, तो कहोगे ओनली C3 साइकिल। लेकिन C4 प्लांट में कौन सी साइकिल चलती है, तो कहोगे बोथ C4 साइकिल एंड C3 साइकिल। फिर दोनों क्यों चलाने पड़ रहा है मतलब? तो जो C4 साइकिल है इसका रियल काम है CO2 फिक्सेशन, और जो C3 साइकिल है उसका रियल काम है ग्लूकोज फॉर्मेशन। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि पौधा चाहे C3 हो और पौधा चाहे C4 हो, मेन बायोसिंथेटिक पाथवे फॉर ग्लूकोज फॉर्मेशन कौन सा है? तो आंसर क्या देंगे? C3 साइकिल। C3 पाथवे यही क्या है? मेन बायोसिंथेटिक पाथवे किसके लिए? फॉर ग्लूकोज फॉर्मेशन। एक क्वेश्चन और, C4 प्लांट होते कौन से हैं? कुछ एग्जाम्पल बता दीजिए। तो C4 प्लांट के 3 एग्जाम्पल याद रखेंगे जो एनसीईआरटी में लिखा है। मेज लिखा है, सारघम एक नहीं लिखा वो भी लिख लेंगे, सुगर केन। ये बताओ मोनोकाट पौधे होते हैं कि डाइकाट? आंसर पहले दे दे तो सोचते नहीं हो। ऐसा नहीं है, C4 प्लांट मोनोकाट भी होते हैं डाइकाट भी होते हैं। यहां जो एग्जाम्पल लिखे वो मोनोकाट के लिखे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसका ये थोड़ी मतलब है कि सारे एग्जाम्पल हमने लिख दिए हैं, बहुत सारे 100-200 एग्जाम्पल है। तो जब सारे एग्जाम्पल पर आप नजर डालोगे तब पता चलेगा कि C4 प्लांट कौन से होते हैं। तो कहोगे दोनों टाइप के होते हैं, मोनोकाट एंड डाइकाट। इतना लिखो पहले। तो साइड में लिखें C4 प्लांट कैरेक्टराइज बाय। इसके कुछ कैरेक्टर हैं जो हमको याद रखने हैं, अभी याद करेंगे भी आगे समझाएंगे। पहला कैरेक्टर है क्रांज एनाटॉमी। क्या होता है अभी बताएंगे। ये एक स्पेशल लीफ एनाटॉमी है। क्या है भी आगे डिस्कस करेंगे। दूसरी जो पहचान है, ये टॉलरेट करते हैं हाई टेम्परेचर। अगर गर्मी है उसमें भी ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं क्योंकि इनका ऑप्टिमम टेम्परेचर ही हाई होता है। तो गर्मी बर्दाश्त करके फोटोसिंथेसिस करने वाले पौधे कौन से होते हैं? C4। तीसरा, ये रेस्पॉन्स करते हैं हाई लाइट इंटेंसिटी
हाई लाइट इंटेंसिटी में भी फोटोसिंथेसिस बंद हो जाता है C3 पौधों में या कम हो जाता है, इसमें होता रहेगा। चौथी पहचान है हाई रेट है CO2 फिक्सेशन का, तो इसका मतलब है कि फिर हाई होगा क्या, फोटोसिंथेसिस। और इसी नाते इन पौधों की खास बात है हाई प्रोडक्टिविटी, उत्पादन क्षमता इन पौधों में ज्यादा होती है, किसकी तुलना में, C3 में। क्यों, अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो C4 प्लांट कहाँ ग्रो करेंगे, तो एनसीईआरटी में जो लिखा है ड्राई ट्रॉपिकल एरिया, जहां थोड़ा सा ड्राई ट्रॉपिकल गर्मी होगी, वहां सा थोड़ा सा स्थिति ऐसी होगी कि ये आराम से ग्रो कर जाएंगे। अब सवाल ये है कि हमको रियल में ये पढ़ना, ये सब पॉइंट तो सिर्फ सुनना है बस। मेन चीज है क्रांज एनाटमी। पांच क्वेश्चन हैं कि क्रांज एनाटमी किसमें पाई जाती है, तो कहोगे C4 में है, C3 में नहीं है। प्रेजेंट इन लिखते चलें, C4 प्लांट एंड एब्सेंट इन C3 प्लांट। अब सवाल ये कि है कौन सी चीज ये, लिखना बंद करें, इधर देखें। जैसे मान लेते हैं कि ये वैस्कुलर बंडल है, वैस्कुलर बंडल में एक तरफ फ्लोएम पाया जाता है और एक तरफ जाइलम। जैसे मान लेते हैं कि ये जाइलम है और ये फ्लोएम है, तो होता ये है कि वैस्कुलर बंडल के बाहर बाहर, वैस्कुलर बंडल के बाहर बाहर बड़ी बड़ी सेल का एक लेयर पाई जाती है, कई लेयर। कई लेयर पाई जाती हैं और इनको कहते क्या हैं, तो इनको कहते हैं बंडल शीथ सेल। अभी लिखो नहीं, सुन लो। पहला सवाल यह है कि क्रांज एनाटमी है क्या, तो जब वैस्कुलर बंडल सराउंडेड बाई क्या, मेनी लेयर ऑफ बंडल शीथ सेल, तो उसी को कहते हैं क्या, क्रांज। क्रांज का मतलब होता है घेरा, घेरा का मतलब सर्कल, वो सर्कल यहां बना हुआ है। ये क्या है और ये क्या है, तो ये है जाइलम, ये है फ्लोएम, तो ये पूरा क्या हो गया, वैस्कुलर बंडल हो गया। इसमें क्या होता है, वैस्कुलर, अभी लिखो नहीं, सराउंडेड बाई रिंग ऑफ बंडल शीथ सेल्स। जब बंडल शीथ सेल से ये घिरा रहता है तभी हम उसको कहते हैं क्रांज एनाटमी। आराम से बताइएगा, C3 पौधों में क्या नहीं है, क्रांज एनाटमी नहीं है, तो क्या बंडल शीथ नहीं है? C3 में भी बंडल शीथ है, C4 में भी बंडल शीथ है, फर्क क्या है? अगर सिर्फ एक लेयर होगी तो उसको हम क्रांज एनाटमी नहीं कहेंगे, कई लेयर होनी चाहिए। एक और अंतर है, यहाँ जो बंडल शीथ सेल होती हैं C4 में, उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, इसका मतलब उसके अंदर फोटोसिंथेसिस होगी। C3 में जो बंडल शीथ सेल होती हैं उसमें क्लोरोप्लास्ट ही नहीं पाया जाता है, तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। तो बंडल शीथ सेल तो दोनों में होंगी। अब इनकी पहचान बताएं,
तो पहला पहचान ये कि बड़ी बड़ी सेल है, लार्ज सेल होती है। अभी लिखे नहीं, सुन लें, बड़ी बड़ी सेल होती है और कई लेयर होती हैं। सेवरल लेयर होती हैं। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसके अंदर ढेर सारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं, रिच इन क्लोरोप्लास्ट। एक क्वेश्चन भी जल्दी आया, पूछा है कि C4 पौधों में क्रांज एनाटॉमी का मेन फायदा क्या है। ऑप्शन सुने, मेन फायदे में एक ऑप्शन ये है, एक ऑप्शन ये है, एक ऑप्शन ये है। आराम से सुने, पहले लिख लेते हैं, पहले लिख लो फिर बताते हैं। चलो लिखो, कहां तक लिख डाले हो? यहां तक हो गया है, इतना लिखो पहले। तो 3 लाइनें लिखना है। रिच इन क्लोरोप्लास्ट या मोर क्लोरोप्लास्ट। एक और, इतना करीब करीब लगी होती हैं कि 2 सेल के बीच कोई जगह नहीं होती है। नो इंटरसेलुलर स्पेस। एक और खास बात, थिक वाल होती हैं। और इम्परवियस टू गैसियस एक्सचेंज। वाल मोटी होती है और गैसियस एक्सचेंज उसमें नहीं होता है। ये बंडल शीथ सेल की पहचान है। बड़ी बड़ी होंगी, ढेर सारी लेयर में होंगी, अंदर बहुत क्लोरोप्लास्ट भरे होंगे, कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा और मजबूत मोटी वाल होगी, इम्परवियस टू गैसियस एक्सचेंज होगी। ठीक है, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट का ही सारा खेल है। क्रांज एनाटॉमी का मेन फायदा क्या, या बंडल शीथ का मेन फायदा क्या? तो क्लोरोप्लास्ट की संख्या ज्यादा तो प्रोडक्टिविटी क्या हो गई? ज्यादा। बढ़े आगे। अब हेडिंग डालेंगे स्टेप ऑफ C4 साइकिल। स्टेप्स ऑफ C4 साइकिल। देखो क्या कॉन्सेप्ट है, देखिए जरा। अभी कुछ लिखेंगे नहीं, केवल सुनेंगे। अगर ध्यान से देखें तो C4 पौधों में 2 सेल फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व हैं। एक सेल का नाम मीजोफिल सेल, एक का नाम बंडल शीथ सेल। जबकि C3 पौधों में केवल एक ही सेल फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व है, जिसका नाम मीजोफिल सेल, और यहां 2 सेल। तो पहला सवाल तो यही बन गया, C3 प्लांट में फोटोसिंथेसिस में कौन सी सेल? एक, कौन सी? मीजोफिल। और C4 में 2, कौन सी? मीजोफिल और बंडल शीथ। एटमॉस्फेयर से CO2 आई, मीजोफिल सेल के अंदर बाइकार्बोनेट आयन में कन्वर्ट हुई और इसी बाइकार्बोनेट आयन से PEP जुड़ गया। PEP में कितने कार्बन थे? 3 कार्बन। और इसमें कितने कार्बन? तो CO2 में 1 कार्बन, तो जोड़ के क्या बन गया? 4 कार्बन। 4 कार्बन वाले मॉलिक्यूल का नाम ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। और ये है क्या? ये कार्बोक्सिलेशन है। भाई CO2 जोड़ रहे हैं तो क्या कहोगे? कार्बोक्सिलेशन। अब ये बताओ कार्बोक्सिलेशन किसका हुआ है? तो CO2 जोड़ी गई है किसमें? PEP में। तो कार्बोक्सिलेशन किसका हुआ? PEP का। तो एंजाइम कौन सा होगा? PEP कार्बोक्साइलेज, या शॉर्ट फॉर्म में उसी को पेपकेज। फिर से सुनते हैं, एटमॉस्फेयर से CO2 आई, PEP से जुड़ी, तो PEP का हुआ कार्बोक्साइलेशन। तो एंजाइम PEP कार्बोक्सिलेज या शॉर्ट फॉर्म में पेपकेज कहेंगे। और पहला प्रोडक्ट 4 कार्बन का एसिड बना, नाम ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। इस ऑक्सैलोएसिटिक एसिड को एक दूसरे 4 कार्बन के एसिड में कन्वर्ट कर दिया गया, उसका नाम मैलिक एसिड, या यहाँ एस्पार्टिक एसिड भी बनता है। हमने एक ही लिखा है। फिर इस मैलिक एसिड जो 4 कार्बन का है, इसको ट्रांसपोर्ट कर दिया गया मीजोफिल सेल से कहां? बंडल शीथ सेल के अंदर।
ये अंदर पहुंच गया, अंदर इसका डी कार्बोक्सिलेशन किया गया। मैंने आपको बता रखा है CO2 जोड़ोगे तो कार्बोक्सिलेशन, CO2 निकालोगे तो डी कार्बोक्सिलेशन। CO2 निकल गया तो एक कार्बन किसमें चला गया, CO2 में चला गया, तो बचे कितने, 3 कार्बन, नाम बना पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड को वापस फिर से ट्रांसपोर्ट कर दिए किसमें, मेसोफिल सेल में, और 2 ATP खर्चा करके क्या बना दिए, PEP बना दिए। तो ये तो साइकिल हो गई C4 वाली पूरी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो C4 साइकिल में क्या हुआ, तो सिंपल सी बात, अगर फ्लो याद रखना हो कि भाई सबसे पहले PEP था, उसमें CO2 जुड़ा तो ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बना, फिर मैलिक एसिड बना, फिर वो सेल बदल के कहाँ चला गया, बंडल शीथ में, वहां उससे CO2 निकल के पायरुविक एसिड बना, वापस आया कहाँ, मेसोफिल सेल में, उसी से क्या बन गया, PEP, और साइकिल क्या हो गई पूरी। देखिए ध्यान से, C4 साइकिल पूरी हो चुकी है, लेकिन अभी ग्लूकोज नहीं बना है। अभी कहीं ग्लूकोज दिखाई पड़ा, कहीं नहीं दिखाई पड़ा। देखो होता क्या है, ये जो डी कार्बोक्सिलेशन से CO2 निकलता है, उसका RUBP से फिर से कार्बोक्सिलेशन किया जाएगा, और यहाँ एंजाइम कौन सा लगेगा, रूबिस्को। वही रूबिस्को वाला एंजाइम यहाँ यूज करेंगे, और साइकिल कौन सी चलाएंगे, C3 साइकिल, और तब क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि C4 साइकिल C4 प्लांट में हो रही है, लेकिन C4 प्लांट में दोनों साइकिल चल रही है, C3 भी चल रही है और C4 भी चल रही, C3 कहाँ चल रही है, आराम से बताओ, जल्दी नहीं है। C3 कहाँ चल रही है, बंडल शीथ, और C4 कहाँ चल रही है? अच्छा, C4 में दोनों सेल इन्वॉल्व हैं, C4 में दोनों से, और C3 कहाँ चल रही है, केवल बंडल शीथ में चल रही। अच्छा, अगर ये पौधा C3 होता तो सिर्फ क्या चल रही होती, C3 साइकिल, और कहां, तो आपको अंतर स्पष्ट दिखाई पड़ जाएगा। C3 पौधों में केवल C3 साइकिल चलेगी, C4 पौधों में C3 और C4 दोनों चलेगी। C3 पौधों की C3 साइकिल कहां चलेगी, मेसोफिल सेल में। C4 पौधों की C3 साइकिल कहां चलेगी, बंडल शीथ में। यहां तक क्लियर है? और ध्यान से देखो, मेसोफिल सेल में किसका इस्तेमाल हुआ है, पेप्केज का। तो पेप्केज क्या होगा, प्रेजेंट, रूबिस्को क्या होगा, एब्सेंट। अच्छा, बंडल शीथ सेल में, बंडल शीथ सेल में पेप्केज का यूज हुआ है, नहीं, तो पेप्केज एब्सेंट, तो रूबिस्को प्रेजेंट। तो रूबिस्को कहां प्रेजेंट है, रूबिस्को कहां प्रेजेंट है, क्वेश्चन सुनो, रूबिस्को कहां प्रेजेंट है, C3 प्लांट में। तो C3 प्लांट में C3 साइकिल मेसोफिल सेल में चलती है, तो रूबिस्को कहां होगा, मेसोफिल में। और C4 प्लांट में C3 कहां चलती है, बंडल शीथ, तो रूबिस्को कहां होगा, तो रूबिस्को कहां है। तो कहोगे पूछ किस में रहे हो, C3 में कि C4 में। C3 में कहां है और C4 में कहां है, बंडल शीथ से। सब ये क्वेश्चन घुमा फिरा करके आपसे पूछे जाएंगे, साइकिल आपसे कभी नहीं पूछेगा, सब इधर उधर के टेढ़े मेढ़े सवाल पूछेगा। एक क्वेश्चन और बताओ, यहां देखिए CO2 जुड़ी है, तो इसका घटना का नाम कार्बोक्सिलेशन। यहां भी CO2 तो इससे जुड़ी होगी, नहीं हुई होगी, हाँ या ना। अगर जुड़ी है तो यहां CO2 का फिर से क्या हुआ, कार्बोक्सिलेशन। तो C4 पौधों में कार्बोक्सिलेशन एक बार होता है कि दो बार, दो बार। तो पहली बार कहां होता है, तो पहली बार यहां होता है, इसी नाते इसे कहते हैं प्राइमरी कार्बोक्सिलेशन, और जो यहां होगा वो सेकेंडरी। तो बताओ कार्बोक्सिलेशन C4 पौधों में कितनी बार होता है, दो बार। पहली बार कहां, मेसोफिल, फिर कहां, बंडल से। जो पहली बार हुआ उसे कहेंगे प्राइमरी कार्बोक्सिलेशन, और जो दूसरी बार सेकेंडरी कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन को CO2 फिक्सेशन भी तो कहते हैं, इसका मतलब इसमें CO2 फिक्सेशन दो बार होता, पहली बार मेसोफिल सेल और दूसरी बार बंडल शीथ सेल। प्राइमरी CO2 फिक्सेशन कहां होता है, मेसोफिल। सेकेंडरी CO2 फिक्सेशन कहां होता है, बंडल शीथ सेल। अच्छा, C3 पौधों में CO2 फिक्सेशन कहां होता है, तो C3 में बंडल शीथ का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं, वहां सारे आंसर कहां दोगे,
मेसोफिल सेल ही में देंगे। इतने सारे ही सवाल है। आखिरी क्वेश्चन, ये बताओ किसी C3 पौधे में एक ग्लूकोज बनाने के लिए कितने ATP और NADPH लगे थे? 18 ATP 12 NADPH। कोई दिक्कत तो नहीं है। यहां भी C3 चली है तो वो यहां भी तो खर्चा हुए होंगे। तो C4 पौधों में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने में कितने ATP और कितने NADPH खर्चा हुए होंगे? तो देखो, जो यहां खर्चा हुए हो रहे थे वो तो कंफर्म है, 18 तो पक्का है ना, और 12 NADPH पक्का है। ये भी तो हो रहा खर्चा। एक PEP बनाने में 2 ATP लग रहे हैं। साइकिल कितनी बार चलाओगे? 6 बार। तो कितने PEP बनाओगे? 6। तो कितने ATP? 12। तो जो आपके 18 ATP खर्चा हो रहे थे उसमें 12 जोड़ने पड़ेंगे। तो 18 12 कितना हो गया? तो चेंज आ गया। यहां एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने में कुल कितने ATP लग गए? 30। 30 में से 18 किस में लग गए? C3 में। तो 12 किस में लग गए? C4 में। इतने सवाल C4 पाथवे के हैं। हम फिर से सुनेंगे, फिर सारे लिखेंगे। फ्लो में कोई दिक्कत नहीं, फ्लो बहुत सिंपल है, हमको याद रहेगा। PEP फास्फोइनॉल पायरुवेट है, CO2 से जुड़ा, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बना, माइलिक एसिड बना या स्पार्टिक बना। कहाँ चला गया? बंडल शीथ। वहां CO2 निकल गई, बन गया पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड वापस आया, उससे बन गया PEP। काम खत्म। जो अंदर CO2 निकला था उससे क्या हुआ? वो RUBP से जुड़ गया और क्या चला दिया? C3 साइकिल। क्या बन गया? ग्लूकोज। ये तो बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। रीजनरेशन में यहाँ कितने ATP लग रहे हैं? 2। वहां कितने लग रहे थे? 1। ये याद रखिएगा अंतर। अब कंपेयर के बहुत सारे सवाल हैं। C3 प्लांट में CO2 का फिक्सेशन कहां? मेसोफिल। C4 प्लांट में कहां? 2 जगह, मेसोफिल में भी और बंडल। तो प्राइमरी कहां? मेसोफिल। सेकेंडरी कहां? बंडल। एक अंतर। दूसरा, C3 में प्राइमरी CO2 फिक्सेशन कौन कराता है? रुबिस्को। C4 में प्राइमरी CO2 फिक्सेशन कौन कराता है? पेप्केज। फिर सवाल, रुबिस्को और पेप्केज कहां प्रेजेंट, कहां एब्सेंट? C4 में मेसोफिल सेल में पेप्केज प्रेजेंट, रुबिस्को एब्सेंट। और बंडल शीथ में पेप्केज एब्सेंट, रुबिस्को प्रेजेंट। अब रुबिस्को की ओर बात करें, C3 पौधों में रुबिस्को कहां है? C4 में कहां है? तो C3 पौधों में ग्लूकोज कहां बनेगा? मेसोफिल सेल में। और C4 में कहां बनेगा? बंडल से। इसका मतलब ग्लूकोज के बनने की जगह में भी अंतर है। वहां ग्लूकोज कहां बना? मेसोफिल। यहां कहां बना? बंडल। इतने सारे कंपेयर के क्वेश्चन हैं। लिखना शुरू करिए। इन C3 प्लांट ओनली क्या चलेगी? C3 साइकिल। और इसी से क्या बन जाएगा? ग्लूकोज। और इन C4 प्लांट बोथ क्या चलेंगे? C4 साइकिल। एक और अंतर, C3 साइकिल दोनों में चलेगी। लिखते चलें, C3 प्लांट में भी और C4 प्लांट में भी। बस ये बताओ C3 में कहां चलेगी, C4 में कहां चलेगी? तो C3 में चलेगी मेसोफिल सेल में, और इसमें चलेगी बंडल शीथ सेल। एनसीईआरटी में एक शब्द लिखा है आल, तो ये आल याद रखिएगा। आल मेसोफिल सेल में चलती है। ठीक। अच्छा, C3 साइकिल चलेगी तो एंजाइम कौन सा लगेगा?
एंजाइम रुबिस्को कहां प्रेजेंट है? इन C3 प्लांट और इन C4 प्लांट। बताओ C3 में रुबिस्को कहां है? तो C3 में रुबिस्को कहां है? C4 में कहां? C3 साइकिल चलेगी तो ग्लूकोज बनेगा, नहीं होगी? तो ग्लूकोज की सिंथेसिस C3 में कहां होती है? और C4 प्लांट में कहां होती है? तो ग्लूकोज की सिंथेसिस C3 प्लांट में कहां? मीजोफिल सेल। और इसमें कहां? बंडल्स। सब ये कंपेयर के सवाल हैं, कुछ भी इसमें से एग्जामिनर पूछ लेगा। यहां तक हो गया सबका? तो आगे बढ़ो। CO2 फिक्सेशन या इसी को कहेंगे क्या? कार्बोक्साइलेशन। बताओ इन C3 प्लांट तो कहोगे ओनली एट मीजोफिल सेल, जबकि C4 प्लांट में कहां? एट बोथ मीजोफिल सेल एंड बंडल शीथ सेल। तो जो मीजोफिल सेल में होगा उसे क्या कहोगे? प्राइमरी CO2 फिक्सेशन, नहीं कहोगे? और जो यहां होगा उसे क्या कहोगे? सेकेंडरी CO2 फिक्सेशन। प्राइमरी CO2 फिक्सेशन का प्रोडक्ट क्या है? ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। और सेकेंडरी CO2 फिक्सेशन का प्रोडक्ट क्या है? PGA, नहीं है? इस केस में एंजाइम और इस केस में एंजाइम, बताओ बेटा। इस केस का एंजाइम है PEP केज और इस केज का एंजाइम है रुबिस्को। तो चाहे C3 हो चाहे C4 हो, ग्लूकोज किससे बनेगा? ग्लूकोज सिंथेसिस किसमें? चाहे C3 प्लांट हो और चाहे C4 प्लांट हो, किसके द्वारा? ओनली बाय C3 साइकिल। बस आपसे ये पूछेगा C3 होती कहां है, तो पीछे बता के आए अभी कहां? C3 प्लांट में C3 कहां होती है? मीजोफिल। और C4 प्लांट में C3 कहां होती है? बंडल शीथ। आखिरी कंक्लूजन, अगर एक ग्लूकोज बनाना है तो क्या 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 चाहिए?
एक ग्लूकोज बनाना है तो 6 CO2 चाहिए, तो 6 बार C4 साइकिल चलेगी, और 6 ही बार तो केल्विन साइकिल भी चलेगी, नहीं चलेगी, एक बार चलाओगे, 6 ही बार चलाओगे। कितने एटीपी कितने NADPH? तो अब 18 की जगह कितने हो जाएंगे? 30 हो जाएंगे। लिखाएं? जब आप प्रीवियस ईयर लगाओगे तब इस तरह के वो टेढ़े मेढ़े घुमा फिरा के सवाल पूछ रहा होगा, चाहे जितना घुमा ले उसको होना नहीं है। अगर कॉन्सेप्ट साफ है तो क्वेश्चन आपके सही होंगे। लिखें? लिखें बेटा? एक ग्लूकोज अगर बनाना है C4 प्लांट में तो क्या करना पड़ेगा? तो 6 CO2 होंगे, तो 6 ही साइकिल चलेंगी C4 और 6 ही चलेंगी क्या? C3। तो 6 जब चल जाएंगी तो लगेगा क्या? तो 18 की जगह 30 ATP, और NADPH उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, वो उतने ही रहेंगे। लिख लो, इन C4 प्लांट क्या एक ग्लूकोज की अगर सिंथेसिस करना है तो क्या लगेगा? तो कहोगे 6 साइकिल चलेंगी, कौन सी? C4, और 6 ही चलेंगी क्या? C3। 6 ही लगेंगे क्या? CO2। 30 लगेंगे क्या? ATP, और 12 लगेंगे क्या? NADPH। जो 30 लग गए हैं वो कैसे लग गए? तो 12 लग गए और 18 लग गए। 12 लग गए किसमें? C4 में, और 18 लग गए किसमें? C3 में। ये 12 C4 में कहां लग गए बेटा? रीजनरेशन ऑफ PP में लग गए। चलो, लिखा है प्लांट दैट एडेप्टेड टू कहां? ड्राई ट्रॉपिकल रीजन। उनमें क्या चलता है? C4 पाथवे। तो दीज प्लांट, जो C4 प्लांट है, इसमें कार्बन 4 ऑक्सैलोएस्टिक एसिड बनता है एज ए फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट, लेकिन इनको भी इस्तेमाल करना करता है किसका? C3 पाथवे का, एज ए मेन बायोसिंथेटिक पाथवे। तो अगर जब C3 चला ही रहे हो तो फिर किस मामले में ये अलग हैं? तो कह रहा है बहुत सारे मामलों में ये अलग हैं। देखो क्या है? C4 प्लांट स्पेशल है क्योंकि इसमें क्या है? स्पेशल टाइप की लीफ एनाटॉमी। ये टॉलरेट कर सकते हैं क्या? हाई टेम्परेचर। ये रिस्पांस कर सकते हैं किसको? हाई लाइट इंटेंसिटी। इसमें नहीं पाया जाता है फोटो रेस्पायरेशन, ये वहां नहीं लिखाया था, क्योंकि वे फोटो रेस्पायरेशन में ये लिखाएंगे। चाहो तो आप वहां लिख लो जहां करेक्टर ऑफ C4 प्लांट लिखे थे, ठीक है, C4 प्लांट के करेक्टर लिखे थे, वहां एक लाइन बढ़ा दो, लैक फोटो रेस्पायरेशन। यहां बढ़ा दीजिए, लिखा है C4 प्लांट करेक्टराइज बाई 5 नंबर, यही बढ़ा दीजिए 6 नंबर। लैक फोटो रेस्पायरेशन। क्या ये जानबूझ के नहीं बताए थे? क्योंकि अभी फोटो रेस्पायरेशन पढ़ाएंगे तभी आपको समझ में आएगा कि यहाँ क्यों नहीं होता है। यहाँ फोटो रेस्पायरेशन नहीं होता है, क्यों? वो भी फोटो रेस्पायरेशन में समझ में आएगा। वापस चले? हाँ, यहाँ फोटो रेस्पायरेशन नहीं होता है, ठीक है। और यहाँ प्रोडक्टिविटी भी क्या होती है? ज्यादा होती है। कह रहा है स्टडी करो वर्टिकल सेक्शन किसी C3 प्लांट की और किसी C4 प्लांट की, तो आपको अंतर पता चल जाएगा। क्या दोनों में सेम टाइप की मीजोफिल सेल है? कहो नहीं, सेम टाइप की नहीं है। क्यों?
दोनों की मेसोफिल सेल के एंजाइम अलग हैं, वहां एंजाइम कुछ और है, यहाँ एंजाइम कुछ और है। क्या सिमिलर सेल अराउंड वैस्कुलर बंडल मिलते हैं? तो नहीं, ऐसा भी नहीं है, अलग अलग मिलती हैं। टिक करो, पर्टिकुलरली हाईलाइट करो, क्या है? लार्ज सेल किसके अराउंड? वैस्कुलर बंडल ऑफ क्या? C4 प्लांट। कहते क्या हो? बंडल शीथ सेल ऑफ द लीफ विच हैव सच एनाटॉमी को कहते क्या है? इनको कहते हैं क्रांज एनाटॉमी। क्रांज एनाटॉमी का मतलब होता है वर्थ मतलब घेरा, इसमें अरेंजमेंट ऑफ सेल है। बंडल शीथ सेल क्या बनाएंगे? सेवरल लेयर अराउंड द वैस्कुलर बंडल। इनकी पहचान है हैविंग क्या? लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। सबसे इंपॉर्टेंट यही करेक्टर है, लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट और थिक वॉल इम्परवियस मतलब इम्परमेबल टू द गैसियस एक्सचेंज। क्या नहीं पाया जाएगा? इंटरसेलुलर स्पेस। यहाँ तक तो करेक्टर है। फिर एग्जाम्पल आ जाओ, एग्जाम्पल में मेज दिया है, सारगम दिया है, एक हमने और बढ़ा दिया, कौन सा? शुगर केन। अगर आप सेक्शन काटो देखो कि क्या अंतर है, इतना टाइम है ही नहीं। अगर आप लाओ डिटेल में देख लिया जाए, C4 पाथवे या हैच एंड स्लैग पाथवे, तो वो देखिए डायग्राम बना हुआ है, यहाँ वही कहानी है। CO2 आई है, किसमें कन्वर्ट हो गई? SCO3 में। किससे जुड़ गई? PP। तो फिक्सेशन हुआ तो ऑक्जेलोएसिटिक एसिड बना, फिर एक नया ट्रांसपोर्ट कर दिया है। अब यहाँ बीच में खा गए हैं कि ऑक्जेलोएसिटिक एसिड से मैलिक एसिड बना। यहाँ डायग्राम में केवल खाए हैं, थ्योरी में लिखा भी दिखाएंगे। ये C4 यहाँ पहुंचा, क्या हुआ? डिकार्बोक्सिलेशन, क्या बना? C3 वापस यहाँ आया, रीजनरेशन हो गया, बात खत्म। जो CO2 निकली उस किसमें चली गई? केल्विन साइकिल, उससे क्या बना? ग्लूकोज। देखो कैसे लिखा है। प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर कितने कार्बन? 3 कार्बन। नाम क्या? फास्फोइनॉल पायरुवेट, शॉर्ट फॉर्म में PEP। कहाँ प्रेजेंट है? मेसोफिल सेल। एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर फिक्सेशन कौन सा? चाहे कहो PP कार्बोक्सिलेज या शॉर्ट फॉर्म में पेप्केज, कोई दिक्कत नहीं। इट इज इंपॉर्टेंट टू रजिस्टर दैट मेसोफिल सेल में क्या नहीं होता है? रुबिस्को। C4 एसिड जो बनेगा उसका नाम ऑक्जेलोएसिटिक एसिड। कहाँ बना? मेसोफिल सेल। जल्दी ये दूसरे कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा, उसका नाम मैलिक एसिड या उसी का नाम? उसी का नाम नहीं, दूसरा प्रोडक्ट है, मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड बनेगा। ठीक है, ये बने कहाँ थे बेटा? मेसोफिल सेल। फिर इनको क्या करना पड़ा? ट्रांसपोर्ट कहाँ लेके गए? बंडल शीथ सेल। वहां क्या हुआ इनके साथ? तो कार्बन 4 एसिड को तोड़ दिया गया और क्या निकाला गया? CO2। और क्या निकाला गया? 3 कार्बन। एक जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल है उसको वापस कहाँ भेज दिए? मेसोफिल सेल। उसने क्या किया? PEP बना लिया। तो साइकिल क्या हो गई? कंप्लीट। साइकिल तो कंप्लीट हो गया लेकिन ग्लूकोज नहीं बना। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज तो बनेगा C3 से। तो जो CO2 रिलीज हुई थी कहाँ? बंडल शीथ सेल में, वो इंटर कर गए किसमें? C3 या केल्विन। और यही पाथवे कॉमन है किसमें? सभी पौधों में। बंडल शीथ सेल क्या करेगी? बंडल शीथ सेल की खास बात है कि उसमें क्या पाया जाएगा? वही शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हो? रुबिस्को। लेकिन क्या नहीं पाया जाएगा? पेप्केज। यही बेसिक पाथवे है, C3 पाथवे है, जिससे क्या बनेगा? शुगर। यही कॉमन है, वही बात 4 बार बोल चुके हैं एनसीईआरटी में। वही कॉमन है किसमें? C3 प्लांट और C4 दोनों में पाई जाएगी। डिड यू नोट, क्या आपने ये लिख लिया है? क्या लिख लिया है? कि केल्विन पाथवे अकर इन, ये क्या लिखा है? आल। अभी पीछे बताए थे ना, आल लिख लेना। आल मेसोफिल सेल ऑफ C3 प्लांट। तो कह रहा बताओ C4 प्लांट में ये कहां होगी और कहां नहीं होगी? C4 प्लांट में केल्विन साइकिल कहां होगी और कहां नहीं होगी? तो बंडल शीथ में होगी और मेसोफिल में नहीं होगी। तो ये कहां नहीं होगी बताओ बेटा? मेसोफिल में। तो होगी कहां? तो केवल बंडल शीथ में। सब क्वेश्चन कंपेयर के हैं। C3 प्लांट और C4 प्लांट में कंपेयर के जितने सवाल हैं वही आपके काम आएंगे कि कौन कहां है, कौन कहां नहीं है, कौन एंजाइम कहां है, कहां ग्लूकोज बनता है, पहली बार CO2 फिक्सेशन कौन करता है। हेडिंग डाले फोटो रेस्पायरेशन।
फोटो रेस्पायरेशन। हेडिंग डालें फोटो रेस्पायरेशन। और फोटो रेस्पायरेशन पढ़ने से पहले हमको ये पढ़ना है कि आखिर फोटो रेस्पायरेशन हो क्यों जाता है। होता क्या है वो तो अलग बात है, तो हो क्यों जाता है उसमें सारी गड़बड़ी रूबिस्को एंजाइम की है। तो साइड हेडिंग डालें कैरेक्टर ऑफ रूबिस्को। पहले ये बात समझेंगे, उसके बाद फिर फोटो रेस्पायरेशन समझेंगे। इसमें हम कुछ लिख रहे हैं, पहले जरा उसको लिख डालिए फिर बताते हैं। फोटो रेस्पायरेशन पढ़ने से पहले हमको रूबिस्को एंजाइम की प्रॉपर्टी समझनी पड़ेगी, क्योंकि इसी रूबिस्को एंजाइम की गड़बड़ी से फोटो रेस्पायरेशन हो जाता है। इसका फुल फॉर्म है RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज। RUBP का फुल फॉर्म अलग है, रिबुलोज 1,5-बिस फॉस्फेट। ये जो रूबिस्को एंजाइम है, एंजाइम दुनिया का कोई भी हो उसमें एक्टिव साइट पाई जाती है, और एक्टिव साइट पर कुछ ना कुछ बाइंड करता है। तो ये CO2 से भी बाइंड कर सकता है और ये O2 से भी बाइंड कर सकता है। ये CO2 से बाइंड करेगा कि O2 से बाइंड करेगा, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि कंपिटिटिव बाइंडिंग होती है। अगर CO2 जीत गया तो CO2 से बाइंड करेगा, O2 जीत गया तो O2 से बाइंड करेगा। और जीतेगा कौन, वो डिपेंड करेगा इनकी रिलेटिव कंसंट्रेशन कैसी है। भाई जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगा वो बाइंड कर जाएगा। तो देखो फिर भी इसका लगाव ज्यादा किससे है, CO2 से है। तो हमारे पास तीन परिस्थितियां हैं। एक परिस्थिति ऐसी है कि CO2 और O2 का जो रेशियो है वो 1 है। तो 1 होने का मतलब क्या है, तो 1 होने का मतलब ये है कि CO2 और O2 क्या है, बराबर हैं। तो जब बराबर होंगे तो जिससे एफिनिटी ज्यादा होगी उससे बाइंड करेंगे। तो रूबिस्को बाइंड कर जाएगा किससे, CO2 से। जब CO2 O2 रेशियो मोर देन 1, ये मोर देन 1 कब होगा, तो भाई अगर ऊपर हम लिखे CO2 नीचे लिखे O2 और इसका आंसर है मोर देन 1, इसका मतलब क्या है, नीचे की वैल्यू कम होगी तभी आंसर क्या आएगा, मोर देन 1 आएगा। इसका मतलब है कि CO2 ज्यादा है और O2 कम। तो भाई इसकी तो एफिनिटी CO2 से है ही, और CO2 ज्यादा भी मिल गया है तो ये उसी से बाइंड करेगा। तीसरा ऑप्शन है कि CO2 O2 रेशियो लेस देन 1 है। लेस देन 1 का मतलब ये है कि ये वैल्यू ऐसे आ गई। अब वैल्यू लेस देन 1 तभी आएगी जब नीचे की वैल्यू बड़ी होगी। इसका मतलब है CO2 कम और O2 ज्यादा। अब ये परिस्थिति जैसे हुई वैसे ही रूबिस्को किससे बाइंड कर जाएगा, O2 से बाइंड कर जाएगा। अच्छा देखिए, जब जब ये CO2 से बाइंड करेगा तो इसकी कौन सी एक्टिविटी होगी, और जब जब ये O2 से बाइंड करेगा तो ऑक्सीजनेज। तो इन दोनों परिस्थितियों में कौन सी एक्टिविटी होगी, कार्बोक्सिलेज, और इस परिस्थिति में कौन सी होगी, ऑक्सीजनेज। तो रूबिस्को की एक्टिव साइट O2 से बाइंड करेगी या CO2 से बाइंड करेगी, ये किस पर तय होगा, ये O2 और CO2 की कंसंट्रेशन पर तय होगा। और O2 CO2 की कंसंट्रेशन कैसी है, वो चेंज होती रहती है। इसी नाते किसी पौधे में क्या हो जाता है, ये जो रूबिस्को एंजाइम है ये कभी CO2 से बाइंड करता है और कभी O2 से बाइंड कर जाएगा। आप सोचो, इसको बाइंड करना था CO2 से और बनाना था PGA, उसी से शुगर बनता, उसी से पूरी कहानी चलती। इसने कहा हम O2 से बाइंड करेंगे। तो अगर ये O2 से बाइंड करेगा तो CO2 की बाइंडिंग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर CO2 की बाइंडिंग कम हो गई तो फोटोसिंथेसिस का रेट कम हो जाएगा। तो फोटोसिंथेसिस बढ़िया होगी या फोटोसिंथेसिस कम होगी, ये सिर्फ इस बात पर तय होगा कि रूबिस्को किससे बाइंड कर रहा है। यदि रूबिस्को CO2 से बाइंड कर रहा होगा तो फोटोसिंथेसिस बढ़िया होगी, और अगर रूबिस्को O2 से बाइंड करने लगा तो अगर ये O2 से उलझ जाएगा तो CO2 कम बाइंड करेगा, और CO2 कम बाइंड करेगा तो रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा।
इसी पूरी कहानी को क्या कहते हैं? फोटो रेस्पायरेशन। तो देखो क्या है फोटो रेस्पायरेशन। पहले हमको ये बताओ, लिखिएगा नहीं, रेस्पायरेशन क्या है? इसी क्या कि फोटो जोड़ दिया जाएगा तो फोटो रेस्पायरेशन बना लेंगे। रेस्पायरेशन क्या है? तो ऐसी कोई भी प्रोसेस जिसमें O2 क्या हो? यूज हो, और CO2 क्या हो? रिलीज। अभी लिखो नहीं, सुन लो। अच्छा ठीक है, फोटोसिंथेसिस क्या है? बिल्कुल उल्टा है। फोटोसिंथेसिस में CO2 यूज होता है और O2 रिलीज होता है। अच्छा, इसमें एक और काम होता है, ATP भी बनते हैं। इसमें भी एक काम होता है, ATP बनते हैं और NADP, ये क्या हो गया? NADPH, इसकी भी तो सिंथेसिस होती है। अब कमाल की बात सुनेंगे। फिर आया फोटो रेस्पायरेशन। पहला सवाल यह है कि ये फोटोसिंथेसिस है कि रेस्पायरेशन है? तो जोड़ दिया जाए, फोटोसिंथेसिस प्लस रेस्पायरेशन इक्वल टू फोटो रेस्पायरेशन। तो संधि विच्छेद ना करिए, हिंदी नहीं पढ़ रहे हैं, ये वो नहीं है तो है क्या? तो ये ऐसी कोई भी प्रोसेस है जिसमें O2 यूज होगा और CO2 रिलीज होगा। तो ये तो बिल्कुल सेम लिख दिया मैंने। तो अगर सेम लिख दिया तो इसके आगे से फोटो हटाओ, हैं? तो देखो गड़बड़ी, सुनिए ध्यान से। यहां O2 यूज होता है, CO2 रिलीज होता है, तो क्या मतलब? रेस्पायरेशन है। लेकिन ATP भी तो बनने चाहिए, ATP नहीं बनते हैं, ना NADPH बनते हैं, इवन खर्चा हो जाते हैं, तो नहीं सिंथेसिस होती है। नो ATP एंड NADPH। इवन यूज कर लेता है क्या? ATP एंड NADPH। ध्यान से सुने, फोटो रेस्पायरेशन क्या है? तो कहोगे जब फोटोसिंथेसिस के दौरान रेस्पायरेशन जैसा काम होने लगे तो नाम क्या पड़ जाएगा? फोटो रेस्पायरेशन। ये क्यों हुआ? ये क्यों हुआ और इसका क्या फायदा? तो देखो, ये तब होता है व्हेन रुबिस्को बाइंड टू O2। तो जैसे रुबिस्को O2 से बाइंड होगा वैसे O2 यूज होने लगेगी, वैसे क्या निकलने लगेगी? CO2 निकलने लगेगी। इसका क्या बेनिफिशियल इफेक्ट है, इसका क्या फायदा है, अभी तक वैज्ञानिकों को पता नहीं है। बेनिफिशियल इफेक्ट, अभी लिखो नहीं, छापने के चक्कर में रहते हो, बस घर में लिख लीजिएगा, PDF मिलेगी उससे लिख लीजिएगा। पहले सुनो, बेनिफिशियल इफेक्ट अभी पता नहीं है, लेकिन हार्मफुल इफेक्ट पता चल गया है। क्या है हार्मफुल इफेक्ट बताओ? तो आप सोचो, अगर रुबिस्को O2 बाइंड करेगा तो CO2 बाइंड नहीं करेगा, तो फोटोसिंथेसिस बढ़ेगी? घट जाएगी। तो इसका बेनिफिशियल इफेक्ट है घट जाएगी, सॉरी हार्मफुल इफेक्ट है घट जाएगा। क्या? रिड्यूस CO2 का फिक्सेशन, तो रिड्यूस कर जाएगा फोटो सिंथेसिस, तो रिड्यूस कर जाएगी प्रोडक्टिविटी।
लिखो नहीं, सुन लो, घर में लिख लेना। हार्मफुल इफेक्ट ये है कि ये रुबिस्को किससे बाइंड कर गया है? O2 से। तो किससे नहीं बाइंड करेगा? तो जब CO2 से बाइंड नहीं करेगा तो CO2 फिक्सेशन घटेगा बढ़ेगा? घटेगा। अगर ये घटा तो फोटोसिंथेसिस घटी, तो प्रोडक्टिविटी घटी। किसमें? टेक प्लेस इन C3 प्लांट, नॉट इन C4 प्लांट। किसमें नहीं होती है? C4 में नहीं होती। किसमें होती है? C3। तो ये सारी कहानी कि फोटोसिंथेसिस घट जाना, CO2 फिक्सेशन घट जाना, ये बताओ C3 प्लांट में अगर हो रही है, इसका मतलब रुबिस्को की ऑक्सीजनेज एक्टिविटी कहां देखने को मिलेगी? C3 में। और कहां नहीं मिलेगी? C4 में नहीं होती। इसका मतलब रुबिस्को CO2 से नहीं, रुबिस्को O2 से बाइंड नहीं करता है। तो अगर रुबिस्को O2 से बाइंड नहीं करता है तो क्या रुबिस्को की ऑक्सीजनेज एक्टिविटी होगी? C4 प्लांट में नहीं होती। पलट देते हैं, हमें सिर्फ C3 का बताइएगा। C3 पौधों में फोटो रेस्पायरेशन होगा? कहोगे हाँ। तो फोटोसिंथेसिस घटेगी? कहोगे हाँ। रुबिस्को बाइंड करेगा किससे? O2 से। तो CO2 फिक्सेशन घटेगा तो प्रोडक्टिविटी घटेगी। ये सारे नुकसान किसके बारे में लिखे हैं? C3। और C4 में? C4 प्लांट में फोटो रेस्पायरेशन नहीं होता है। इसका मतलब क्या है? बस इसका सिर्फ इतना मतलब है कि रुबिस्को O2 से बाइंड नहीं करता है। रुबिस्को O2 से बाइंड नहीं करता है, इसका मतलब CO2 से बाइंड करता है। क्यों? तो क्यों का जवाब यहां मिलेगा। अभी लिखो नहीं, सुनो केवल। यहां लिखा है कि अगर CO2 ज्यादा रहे तो CO2 से जुड़ेंगे, और अगर CO2 कम रहे तो O2 से जुड़ेंगे। तो C4 प्लांट में रुबिस्को कभी O2 से नहीं जुड़ता है। क्यों? क्योंकि रुबिस्को के सामने कभी CO2 कम पड़ता ही नहीं है। अब जब रुबिस्को के सामने CO2 कम नहीं पड़ेगा तो क्या वो O2 जुड़ने जाएगा? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं कम पड़ता है? तो और पीछे जाएंगे, यहां लिखा है C4 प्लांट में CO2 निकलता है किससे? डी कार्बोक्सिलेशन से। तो क्या कभी रुबिस्को के सामने CO2 कम पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो C4 प्लांट में मैलिक एसिड को तोड़ के CO2 निकाला जाता है। इसी नाते कभी भी C4 प्लांट के रुबिस्को के सामने CO2 कम नहीं पड़ता है। अब जब CO2 कम ही नहीं पड़ेगा तो क्या वो O2 जुड़ेगा? बिल्कुल नहीं जुड़ेगा। तो क्या फोटो रेस्पायरेशन होगा? बिल्कुल नहीं होगा। C4 प्लांट में फोटो रेस्पायरेशन नहीं होता है। ये एसर्शन रीजन। पहला रीजन, C4 प्लांट में रुबिस्को नहीं होता है, ऐसा है? गलत। C4 प्लांट में रुबिस्को CO2 से ही बाइंड करता, O2 से बाइंड नहीं करता है। सही। क्यों? तो कहोगे C4 प्लांट में CO2 कभी कम नहीं पड़ता है। क्यों? तो कहोगे CO2 बनता है कहां से? डी कार्बोक्सिलेशन से। अच्छा, C3 में? C3 में बहुत सारी कहानी। फोटो रेस्पायरेशन होगा, मतलब रुबिस्को किससे कंबाइन करेगा? O2 से। तो अगर O2 से कंबाइंड कर गया तो क्या होगा? फोटोसिंथेसिस घटी। अगर फोटोसिंथेसिस घटी तो प्रोडक्शन घटा, ठीक है, फिक्सेशन भी घटा। और C4 में ऐसा कुछ नहीं होगा। कहां तक लिखे हो बेटा? यही लिखना है? अच्छा, थोड़ी देर रुके रहो। फॉर C3 प्लांट, C3 पौधों में बताएंगे, जल्दी नहीं करेंगे, आराम से बताएंगे।
RuBp किससे जुड़ा? CO2 से। तो क्या बना? 2 मॉलिक्यूल किसके? 3 PGA। कितने कार्बन? 3 कार्बन। एंजाइम बताओ। RuBp कार्बोक्सिलेज। और यही क्या है? यही है फोटोसिंथेसिस। दूसरा देखो, इसी C3 प्लांट में RuBp किससे जुड़ गया? O2 से। एंजाइम बताओ बस। और बनेगा क्या? तो देखो, बनेगा 1 मॉलिक्यूल PGA और 1 मॉलिक्यूल बन जाएगा फास्फो ग्लाइकोलेट। इधर देखो, इसी घटना को कहेंगे फोटो रेस्पायरेशन। इसमें कितने कार्बन? 3 कार्बन। और इसमें कितने कार्बन? 2 कार्बन। आया हुआ सवाल है कि यदि RuBp रुबिस्को ऑक्सीजन से बाइंड करेगा तो क्या होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड करेगा तो क्या होगा? तो जब कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड करेगा तो 2 मॉलिक्यूल 3 PGA के बनेंगे और दोनों में 3 कार्बन होगा। लेकिन अगर ये O2 से बाइंड कर गया तो 1 मॉलिक्यूल किसका बनेगा? 3 कार्बन का। और 1 मॉलिक्यूल किसका बनेगा? 2 कार्बन का। इस घटना और इस घटना में अंतर दिख रहा है। यहां रुबिस्को का कौन सा रूप यूज हुआ है और यहां रुबिस्को का कौन सा रूप? ऑक्सीजनेज। कंक्लूजिव लाइन, इन C3 प्लांट बताएं फोटो रेस्पायरेशन होगा कि नहीं? फोटो रेस्पायरेशन टेक्स प्लेस। तो बताएं रुबिस्को किससे बाइंड करेगा? बाइंड टू ऑक्सीजन। तो CO2 फिक्सेशन घटेगा कि बढ़ेगा? तो घट जाएगा। तो घट जाएगा। फोटो सिंथेसिस तो घट जाएगी। प्रोडक्टिविटी। हमको सिर्फ इतना बता दो कौन सी परिस्थितियां होंगी कंडीशन फॉर फोटो रेस्पायरेशन। तो परिस्थितियां बिल्कुल स्पष्ट हैं, बिल्कुल स्पष्ट हैं। पहली शर्त है कम हो गई होगी CO2। और शर्त बताओ? ज्यादा हो गई होगी क्या? O2। तीसरी शर्त हाई हो गया होगा टेम्परेचर। और चौथी शर्त हाई हो गई होगी लाइट की इंटेंसिटी। पांचवा ऑप्शन है आल। आंसर बताओ। अगर आल मिल गया तो आल लगाओगे, लेकिन अगर आल नहीं मिला तो आंसर ये होगा CO2 कम पड़ा है तभी रुबिस्को नाराज हुआ है। तभी किससे जुड़ा है? O2 से। अगर बराबर भी होता तो किससे जुड़ जाता? CO2 जुड़ जाता। फॉर C4 प्लांट फोटो रेस्पायरेशन होगा
एब्सेंट, मतलब रुबिस्को नॉट बाइंड टू, किससे? O2, मतलब रुबिस्को ओनली बाइंड टू CO2 बिकॉज, कारण बताओ बस। तो C4 प्लांट के बंडल शीथ सेल में CO2 हमेशा हाई रहती है। क्यों? ब्रेकडाउन होता है C4 एसिड का। कारण है हाई CO2 मेंटेन इन बंडल शीथ सेल बिकॉज CO2 प्रोड्यूस बाय, किसके द्वारा? डीकार्बोक्सिलेशन। तो बताओ प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी कि कम? तो कहोगे हाई प्रोडक्टिविटी देन किससे? खूब सवाल आता है। C3 प्लांट की प्रोडक्टिविटी और C4 प्लांट की प्रोडक्टिविटी में अंतर है। C4 की ज्यादा है, C3 की कम है। यह है असर्शन, रीजन। तो कहोगे C3 में फोटो रेस्पिरेशन होता है, C4 में नहीं होता। या C3 में क्लोरोप्लास्ट की संख्या से ज्यादा किसमें है? C4। लिखने का काम घर में कर लीजिएगा, समझ लीजिए जितना समझा दिया है। अभी थोड़ी देर बाद PDF आपको देंगे। ये बिल्कुल क्लियर है कैरेक्टर ऑफ रुबिस्को, ये समझाया है। रेस्पिरेशन का मतलब है O2 यूज करना, CO2 निकालना, ATP बनाना, खत्म। फोटोसिंथेसिस का है CO2 यूज करना, O2 निकालना, ATP बनाना, NADPH बनाना। फोटो रेस्पिरेशन की कहानी अलग है। ये O2 यूज करेगा, CO2 निकालेगा, तो रेस्पिरेशन जैसा दिख रहा है, लेकिन घटना कहाँ हो रही है? फोटोसिंथेसिस में। इसी नाते नाम क्या पड़ गया? फोटो रेस्पिरेशन। ना ATP बनाएंगे ना NADPH बनाएंगे, इवन खर्चा अलग से कर लेंगे। कब होगा? जब रुबिस्को बाइंड करेगा O2 से। किससे नहीं बाइंड करेगा? CO2 से। बेनिफिशियल इफेक्ट आज तक पता नहीं चला, हार्मफुल इफेक्ट पता है क्या? घट जाएगा CO2 का फिक्सेशन, घट जाएगा फोटोसिंथेसिस, घट जाएगा क्या? प्रोडक्टिविटी। तो कब होगी? C3 में। कहां नहीं होगी? 4 में। अब हम C3 की बात करेंगे। C3 में रोजमर्रा की जिंदगी में यह चलता है कि RUBP किससे बाइंड करता है? CO2 से। और RUBP कार्बोक्सिलेज की तरीके से काम आएगा, फोटोसिंथेसिस होगा, 2 मॉलिक्यूल 3 कार्बन वाले बनेंगे जिसका नाम PGA होगा। लेकिन बार RUBP किससे जुड़ेगा? ऑक्सीजन से, क्योंकि RUBP क्या हो गया? ऑक्सीजनेज। तो नाम फोटो रेस्पिरेशन। इसमें PGA एक मॉलिक्यूल बनेगा, एक नया मॉलिक्यूल बन गया है क्या? फास्फोग्लाइकोलेट। एक क्वेश्चन और है, फोटो रेस्पिरेशन किस सेल में होगा? ज्यादा दिमाग पे जोर न डालो, थोड़ा आराम से सोचो। फोटो रेस्पिरेशन किस सेल में होगा? तो जिन लोगों के मन में बंडल शीत आया था, मुंह तक आया, बाहर निकला नहीं, वो बिल्कुल ही गलत सोच रहे हैं। भैया बंडल शीत वहां कहाँ है? C3 में होना है। होना C3 में है, कराए दे रहे हो बंडल शीत में। कुछ तो कॉमन सेंस लगाओ, कहां होगा? मीजोफिल सेल। अच्छा ठीक है, मीजोफिल सेल के अंदर कहां होगा? ऑप्शन सुने, क्लोरोप्लास्ट में होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया में होगा कि दोनों में होगा कि कुछ और भी होगा? है? तो ध्यान से सुने, इसमें 3 ऑर्गेनेल इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले इसमें क्लोरोप्लास्ट, उसके बाद नंबर आता है पर ऑक्सीसोम का, और फिर आता है माइटोकॉन्ड्रिया का। उसके बाद
C3 में जितनी बात लिखे हैं, फोटो रेस्पायरेशन होगा, रुबिस्को इससे बाइंड करेगा, रेड्यूस घट जाएगा, प्रोडक्टिविटी घट जाएगी। कंडीशन ये 4 है, चूज करना पड़े, लो CO2। C4 में नहीं होगा क्योंकि रुबिस्को नाराज नहीं है, O2 से बाइंड नहीं करेगा, केवल किससे बाइंड करेगा, CO2 से, क्योंकि CO2 ही ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, क्या हो रहा है, डीकार्बोक्सिलेशन। तो क्या यहाँ प्रोडक्टिविटी घटेगी, नहीं, प्रोडक्टिविटी ज्यादा। बस 5 मिनट और रुकिए। हो गया है। Let us try to understand one more process cause an important difference between C3 and C4। नाम क्या है, फोटो रेस्पायरेशन। कह रहा है इसको अगर समझना चाहते हो तो फिर से हमको देखना पड़ेगा क्या, फर्स्ट स्टेप, नाम क्या, केल्विन। फर्स्ट CO2 फिक्सेशन स्टेप। रिएक्शन की खास बात है कि RuBP कंबाइन करेगा किससे, CO2, 2 मॉलिक्यूल बनाएगा किसके, 3PG, कोई दिक्कत नहीं। रुबिस्को की आदत है, ये मोस्ट अबंडेंट एंजाइम, जरा इसको लिख लो बेटा, टिक कर लो, दुनिया का सबसे ज्यादा यही एंजाइम है। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन कौन सी है, यही है, ठीक है। इसकी पहचान, इसकी जो एक्टिव साइट है वो किससे बाइंड करेगी, CO2 से भी और O2। तो कह रहा कौन सी परिस्थितियां हैं जब ये O2 या CO2 से बाइंड करेगा, तो वो लिखा है रुबिस्को हैज ग्रेटर एफिनिटी फॉर CO2। जब रेशियो क्या हो, बराबर। इमेजिन व्हाट वुड हैपन दिस वाज सो नॉट, उल्टा हो जाए तो बाइंडिंग किस प्रकार की है, कॉम्पिटिटिव। किस पर डिपेंड करेगी, रिलेटिव। कह रहा C3 पौधों में कुछ ऑक्सीजन जुड़ गई किससे, तो CO2 फिक्सेशन बढ़ेगा घटेगा, घट जाएगा। रुबिस्को RuBP को कन्वर्ट किस में होना था, PGA में, और कितने PGA बनने थे, 2 बनने थे। अब बनेगा क्या, ये जुड़ गया किससे, O2 से, एक क्या बनाया, PGA फास्फोग्लिसरेट, और ये टिक कर लो, ये नया बना फास्फोग्लाइकोलेट, कितने कार्बन का, 2। इसी नाते इसका नाम फोटो रेस्पायरेशन। इन फोटो रेस्पायरेटरी पाथवे अभी तक पता नहीं चला, ना तो क्या बनेगा सुगर, ना ATP बनेगी, और रिलीज क्या होगा, CO2, यूटिलाइज क्या होंगे, ATP। फोटो रेस्पायरेटरी पाथवे का कोई सिंथेटिक इफेक्ट नहीं है, ना तो ATP पर है ना NADPH है। इसी नाते बायोलॉजिकल फंक्शन अभी तक पता नहीं है, तो कोई बात नहीं पता, वरना पढ़ना पड़ता। और क्या भाई, C4 प्लांट में फोटो रेस्पायरेशन नहीं होता है, क्यों, इनके पास मैकेनिज्म है कि बढ़ा लेंगे क्या, एट एंजाइम। कब, C4 एसिड कहां तोड़ेंगे, जो मीजोफिल सेल में बना था उसको ले जाएंगे बंडल शीथ सेल में, वहां तोड़ के क्या निकाल लेंगे, CO2। तो क्या बढ़ जाएगी, CO2 कंसंट्रेशन। ये सुनिश्चित करेगा कि रुबिस्को कौन सा काम करे और किसका काम ना हो, ऑक्सीजनेज। आखिरी, C4 प्लांट में क्या नहीं है, फोटो रेस्पायरेशन। यू प्रॉब्ली कैन अंडरस्टैंड व्हाई प्रोडक्टिविटी एंड यील्ड आर बेटर, इसमें C4 प्लांट। इसके खास बात है क्या है, टॉलरेंस है हाई टेम्परेचर, बेस्ड ऑन अबव। कह रहा ऊपर के डिस्कशन से ये टेबल भरना है, अभी कल भर के आइएगा, सुनिए, पेंसिल से भर के लाइएगा, पेन से मत भरिएगा, पेंसिल से भर के लाइएगा, इसको हम आपके सामने भरवाएंगे। जितना आज समझे हो वो सारे क्वेश्चन यहाँ दिए हैं, अपने हिसाब से आप इसको भर लीजिएगा, गलत सही चाहे जो, बस पेंसिल से भरिएगा, अगले लेक्चर पर भरवा देंगे आपको, ठीक है।